नमस्कार। खबर पहाड़ के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए भीमताल विधानसभा से 2022 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार माने जा रहे और पूर्व में मंडी अध्यक्ष रह चुके हल्द्वानी से मनोज शाह जी हैं और उनसे बात करेंगे आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति चल रही है। सर, 2 महीने का समय बचा है, किस तरह की तैयारी आपको लगती है? देखिए, हम लोग जब से राजनीति में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते संगठन में इतना हम लोगों ने वर्क किया है, छात्र राजनीति से लेकर आज तक हम सब लोग सदैव निरंतर चुनावी माहौल के माध्यम से ही और आज जो चुनाव में तैयारियां कर रहे हैं, संगठन के नाते हम लोगों को इतना सीखने को मिला है कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन पर हम सब लोगों ने सदैव क्षेत्र की जनता के लिए काम किया है। और ये चुनावी माहौल नहीं, जितने हम लोगों ने काम किए हैं तो निरंतर हम लोग जनता के बीच में हैं। ऐसा 2 महीने का समय रहते हुए कोई बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है। आज जनता के बीच में जाकर हम लोगों ने जितनी जनता की सेवा की है, मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हम पे विश्वास करेगी तो मुझे आगे काम करने के लिए और महत्वपूर्ण हो गया। और ये जो हमने पुराने काम किए हैं, यही हमारे लिए बहुत पर्याप्त रहेंगे। भीमताल विधानसभा विषम रूप से भौगोलिक परिस्थितियों से घिरी हुई है और खासकर फल पट्टी क्षेत्र भी है, किसानों की समस्याएं भी हैं। किस तरह के ज्वलंत मुद्दे आप देख रहे हैं जो चुनाव में जनता के बीच लेकर जा रहे हैं? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि भीमताल विधानसभा सदैव फल पट्टी के रूप में विकसित रही है। पूरे विश्व में और पूरे भारतवर्ष में रामगढ़ का, धारी का, हमारी फल पट्टी का बहुत मान और गौरव है। और हमारे क्षेत्र के फल आड़ू से पुलम, खुमानी डायरेक्ट बॉम्बे, दिल्ली, अन्य देश की मंडियों में जाते हैं। और परम पूर्व में हमारे इस क्षेत्र का बहुत गौरव था, नाम था, लेकिन कुछ समय बाद आज हम पे अच्छी वैरायटी के सेब, अच्छी वैरायटी के अन्य फलों के न होने के कारण हमारे काश्तकारों को बहुत नुकसान हुआ है। अभी आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने नई योजना चलाई हैं और हमारी राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने 15 अक्टूबर 2017 को जो हिमाचल ने नई हाई डेंसिटी के पौधारोपण सेब में जो विदेशी किस्म के पेड़ लाए थे, उनको अडॉप्ट किया था। हमने अपनी सरकार से मैंने मांग की थी, आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास जाकर उन्होंने हमारी बात को समझा था और प्रत्येक जिले को 2-2 बगीचे 80% सब्सिडी में हाई डेंसिटी के नए पेड़ों के दिए थे। हमने प्रयास किया था, अपने 18 में हमने 2 बगीचे लगाए थे, 19 में, और पिछले वर्ष हमने 15 बगीचे हाई डेंसिटी के लगाए। इस बार वो बगीचों की संख्या बढ़ाकर 70 हम बगीचे लगा रहे हैं, जो बहुत फ़ायदेमंद हैं। और उन बगीचों के माध्यम से हमारे काश्तकारों की 20 नाली में के बगीचों में कम से कम 5 साल बाद 20 लाख रुपए कमाने की स्थिति में वो लोग आ जाएंगे। आज विश्व की तरह अच्छा दिखने वाला, अच्छा बिकने वाला, अच्छी वैरायटी का सेब हमारे इस अपने भीमताल विधानसभा में, रामगढ़, मुक्तेश्वर में पैदा हो रहा है। हमारी सोच है कि पूरे पर्वतीय क्षेत्रों को अपनी विधानसभा में जितने हमारे जहाँ सेब की बेल्ट है, चाहे वो अकलगंडा हो, धारी हो, रामगढ़ हो, भीमताल के ऊपर के क्षेत्र हैं, उन सब को हम उद्यान के रूप में विकसित करें और हमारे किसानों की, हमारे काश्तकारों की आय को 10 गुना 20 गुना बनाने पर हमारा प्रयास है। आज योजनाएं छोटी हैं, कम काश्तकारों तक जा रही हैं। हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में अपने किसानों के लिए बड़े बजट, चाहे केंद्र सरकार से लाना हो, चाहे राज्य सरकार से हमको बजट लाना पड़े, हम अपने किसानों को हाई टेक्नोलॉजी, जो विश्व में आज सेब के उद्योग के रूप में जाना जाता है, उनके लिए जितनी टेक्नोलॉजी आज विश्व में विकसित देशों के पास हैं, उन्हीं टेक्नोलॉजियों को हम अपने काश्तकारों तक उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेंगे। हाई महंगी बिकने वाली विदेशी सब्जियों का उत्पादन हमारे क्षेत्र में शुरू हुआ है। बहुत अधिक आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज हम शून्य की स्थिति में हैं, बहुत हमारे पास स्थितियाँ खराब हैं, लेकिन महंगी बिकने वाली सब्जियों का भी उत्पादन हमारे किसान करें। 250 रुपये, 500 रुपये किलो तक की सब्जियों का उत्पादन, बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन हमारे क्षेत्र में हो सकता है। हम सोने की खान पर हमारे काश्तकार बैठे हैं, उनको प्रेरित करने की आवश्यकता है, उनको टेक्नोलॉजी सिखाने की आवश्यकता है। यह प्रयास हमारा रहेगा। और आज हमारे मोदी जी ने एक बहुत अच्छा हमारे किसानों के लिए जो वरदान साबित हुआ है कि जो हमारे सेब हैं, हमारे उद्यान हैं, हमारी जो सब्जियां हैं, उनका जो बीमा हम लोग कराते हैं और फसल ख़राब होने के बजाय हम अगर 30% हमारे बीमा ख़राब होती हैं फसलें, तो उनकी बीमा राशि हमको उपलब्ध होती है। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने 2 वर्षों से, जब मैं मंडी का अध्यक्ष रहा, मैंने प्रयास किया किसानों को बीमा मिलने में कोई परेशानी ना हो। और 11,883 जो हमारे आलू के बीमा धारक थे, उनको हमने पिछले वर्ष बहुत अच्छा बीमा दिलाया। और 9,950 इस ज़िले में जो उद्यान वाले, जिन लोगों ने बगीचा बीमा कराया था, उन उद्यान के 9,950 काश्तकारों को भी हमने बहुत अच्छा बीमा राशि दिलाई। कई किसानों ने मुझसे कहा कि जितना हम लोग साल भर में अपने बगीचों से नहीं कमा पाते थे, आपकी सरकार ने उससे ज़्यादा हमको बीमा राशि दी है, इसलिए आपकी सरकार का धन्यवाद।
इस वर्ष भी हम अपने आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बीच में मिले थे और हमने कहा था कि अभी SBI बीमा कंपनी ने हमें बीमा देने में थोड़ा देर की है, अतिशीघ्र हमको बीमा राशि उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको निर्देशित किया है कि किसानों के हित में तुरंत बीमा राशि को अवमुक्त किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी है और जब तक मैं मंडी का अध्यक्ष रहा विगत 1.25 सालों तक, हमने एक एक दिन एक एक क्षण अपने किसानों के लिए जिए, उनकी हर समस्याओं के लिए हम लोग लड़े हैं। और किसानों को चाहे 2 लाख कोरोना के समय पर 2 लाख पेटियाँ उनको अनुदान पे एक्स्ट्रा 50% अनुदान पर हमने ला के उनको दी। किसी भी किसान का माल कोरोना के समय पे एक दिन भी उनके बगीचों में उनके घर पर न रहे, उनको उनके माल को मंडी तक लाने के लिए और मंडी से देश की प्रत्येक मंडी तक भेजने के लिए हमने स्पेशल पास जारी किए। इसके लिए भी आदरणीय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया। किसानों की हर समस्याओं पर हमने काम किया है और हमारी विधानसभा में किसानों का मुख्य मुद्दा काश्तकारी है। अन्य मुद्दे भी हैं। भीमताल में हमारा एक पर्यटन के क्षेत्र में है। आज पूरा नैनीताल और भीमताल पहले पर्यटन के क्षेत्र में जाने जाते थे, लेकिन आज जितने पर्यटक हैं वो इस बड़े शहरों से बाहर की ओर जाना चाहते हैं। आज मुक्तेश्वर, आज धानाचूली, आज रामगढ़, आज धारी, इवन उखलकांडा के इंटीरियर में भी आज पर्यटन के रूप में विकसित होने जा रहे हैं। होम स्टे के माध्यम से बाहर के दिल्ली वाले इन लोगों ने ज़मीनें लेकर अपना होम स्टे चला रहे हैं। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के लोग रहने वाले होम स्टे को भी बहुत आगे प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोगों ने शुरुआत की है, बहुत अच्छी संख्या में हम होम स्टे चलाएँ। बाहर अपने पुराने मकानों में ही हम होम स्टे चलाने के माध्यम से अच्छा आय अर्जित कर सकते हैं। पार्किंग की व्यवस्था हम लोगों को अपनी विधानसभाओं में करनी है, जहाँ जहाँ हमारे पर्यटक स्थल पहाड़ों में। तो बहुत सारी चीज़ें पर्यटन में आगे बढ़ने की हैं। हमारे पास बहुत इस विधानसभा में बहुत अच्छे मंदिर हैं। देवगुरु बृहस्पति का मंदिर हमारी इस विधानसभा में है, जो पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर है, लेकिन उसकी अभी तक लोकप्रियता आगे नहीं बढ़ पाई है। उसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हो पाई है। हम लोग प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति के लिए बहुत बड़ा बजट हम लोग केंद्र सरकार के माध्यम से और राज्य सरकार के माध्यम से लाकर उसका हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे, तो पर्यटन के बहुत अधिक रास्ते खुलेंगे। ऐसे बहुत सारे मंदिर हमारे पास हैं जिनका हम लोग उनको हम अच्छी योजनाएं बढ़ाकर हमारे विधानसभा के में हैं, जिनके माध्यम से हम पर्यटन के व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, आप मंडी के अध्यक्ष रहे, 2 साल तक आपने सफल कार्यकाल भी किया। मंडी से काम करके जो अनुभव आपको मिला है, क्या आपको लगता है कि अगर पार्टी आप पर भरोसा जताती है और आपको टिकट देती है तो भविष्य में किसान बहुल्य क्षेत्र भीमताल है, वहाँ की जनता को जो उनकी रीढ़ है और जो उनकी मूल है उस पर उनको राहत मिली? देखिए, मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर सकता। राजनीतिक क्षेत्र में हर एक को काम करने का मौका मिलता है। मेरी पार्टी ने मुझे 2 बार मंडी का अध्यक्ष बनाया और मैं पैदा ही किसान परिवार में हुआ हूँ। पैदा होते ही हमने फल, आड़ू, सेब अपने घरों में देखे हैं। वो अनुभव मुझे यहाँ तक लाया है कि आज चाहे वो सब्जी का क्षेत्र हो, चाहे फलों का क्षेत्र हो, बड़े से बड़े उद्यान के विशेषज्ञ भी हमसे जब बहस करते तो वो कहते हैं कि साजी आपको बहुत नॉलेज है। आज विश्व की कौन सी टेक्नोलॉजी विश्व में चल रही है, चाहे सेब हो, चाहे पुलम हो, पुलम की कौन सी बड़ी वैरायटियाँ हैं जिनसे हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 300 रुपये किलो वाला पुलम हमारे यहाँ उत्तराखंड में होने लगा है। आज चाहे कीवी है, चाहे हमारे सेब है, चाहे आड़ू है, चाहे नाशपाती है, इस पे बहुत ज़्यादा पैसा हम सब लोग कमा सकते हैं। मंडी में अध्यक्ष रहने के नाते मैंने 11,883 किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया। पहले हमारी मंडी में जब मैं अध्यक्ष नहीं था तो 2900 किसानों का रजिस्ट्रेशन था। हम किसानों को अच्छी टेक्नोलॉजी देने के लिए हमने प्रयास किया और मैं हैदराबाद मैनेज भारतीय राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन संस्थान, भारत का सबसे बड़ा प्रबंधन संस्थान है जो किसानों के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स बनाता है, नई नई टेक्नोलॉजी को वो यहाँ भारत में आगे बढ़ाता है। हम लोग ने समय लिया कोरोना के समय में, 6 महीने बाद हमको समय मिला। मैं अपने उच्च अधिकारियों के साथ, मंडी परिषद के बड़े अधिकारियों के साथ वहाँ गया। हम लोगों ने दिन भर बैठ के चर्चा की तो एक 50 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाने पे विचार हुआ, लेकिन हमारी मंडी में किसानों की संख्या कम होने के रजिस्ट्रेशन वो प्रोजेक्ट हमारा नहीं बन पाया। हम लोगों ने प्रयास किया और आज मैंने 11,000 से ऊपर किसानों का रजिस्ट्रेशन अपनी इस मंडी में, हमारी मंडी पे किसानों ने किया है। आने वाले समय में हमारे इन किसानों के लिए बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर भारत सरकार से हम लोग प्रयास करेंगे कि जहाँ सब्जियाँ कम हैं वहाँ क्या हम हाइड्रोपोनिक विधि से सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। आज पूरा विश्व जो है वो नो केमिकल, नो पेस्टिसाइड की सब्जियों पर पैसा खर्च करना चाहता है। लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, महंगी बिकने वाली सब्जियों को खाना पसंद करते हैं और हमारे इस पर्वतीय क्षेत्रों में कम लागत पे उन सब्जियों को उत्पादन किया जा सकता है, क्योंकि हमारी बेमौसमी उसमें मौसम ऐसा रहता है कि कोई ज़्यादा खर्चा उसमें नहीं आता है। उन टेक्नोलॉजी को यहाँ तक लाने के लिए हमारा प्रयास है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान के खेत में अगर कभी कोई बीमारी लगे वो फ़ोन करके उस तक
साइंटिस्ट नहीं पहुँच, वैज्ञानिक नहीं पहुँच पाते हैं। जैसे 108 की सुविधा हमारे मरीजों के लिए सरकार ने दी है, ऐसे किसानों के लिए भी एक एम्बुलेंस की सुविधा मिलनी चाहिए। अगर किसी किसान के खेत में कोई दिक्कत हुई और उसने सरकार को फ़ोन किया, हमारे अधिकारियों को फ़ोन किया, तो एक दिन के अंदर वहाँ पर हमारी एम्बुलेंस जाए और पूरी लैब वहाँ पर टेस्टिंग करके हमारे वैज्ञानिक बताएं कि आपके खेत में, आपके टमाटर में, आपके फल में ये बीमारी लगी है, इससे इसका समाधान हो सकता है, ये दवाइयाँ आप यूज़ करो। तो जब काश्तकार को हम, अपने किसानों को हम सुविधाएँ देंगे और वहाँ जाके उसके अप्रोच करेंगे, उनकी हम दुविधाओं का समाधान करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, तो निश्चित किसान हमारे प्रति आकर्षित होकर अच्छी इनकम भी करेगा, अच्छी आय भी करेगा और वो हमारा साथ समझ के उस काम पर अपनी आय भी बढ़ाएगा। तो आने वाले समय पे इस टेक्नोलॉजी को उत्तराखंड में लाने की ज़रूरत है। और विश्व में आज किसान बहुत संपन्न है, बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन हमारे पर्वतीय क्षेत्र के किसान बाहर जाकर नौकरियां तलाश रहे हैं, पलायन बढ़ा रहे हैं। हमारे युवा आज उस क्षेत्र से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे पूर्वजों ने अपने घरों पर रहकर बहुत पैसा कमाकर अपना नाम और गौरव कमाया था। वहीं आज हमारी नई पीढ़ी उससे दूर होते जा रही है, कारण कि वो लोग उतना आजीविका, उतना अपना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी, जो आज विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी है, उसको हम अपने किसानों तक पहुंचाएंगे तो निश्चित नई युवा पीढ़ी को स्वरोजगार की भी वो साधन उपलब्ध होंगे, उनकी रोजी रोटी भी बढ़ेगी और किसानों की अपनी किसानी के प्रति उनका रुझान भी बढ़ेगा। और जो खेत किसान आज बंजर हो चुके हैं हमारे खेत, एक खेत दोबारा लहलाएंगे भी। इस विषय में भी काम करने की ज़रूरत है। सर, चुनाव का समय है, बात अगर संगठन की करें तो किस तरह से बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर और मंडल स्तर पर भारतीय जनता पार्टी भीमताल के अंदर तैयारी कर रही है ताकि जो आने वाला चुनाव है वो पार्टी कैंडिडेट जीत सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज पहली बार चुनाव नहीं लड़ रही है। आज विश्व की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और आदरणीय हमारे इस राष्ट्र के, इस विश्व के नंबर 1 नेता, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो उनका एक अपना उनका आवरण है, उसको पूरा विश्व मानता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। उनका पूरे विश्व में मान और सम्मान और गौरव है और भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव में रहती है। आज विधानसभा का चुनाव है, 2024 में फिर लोकसभा का चुनाव होगा, अन्य स्थानीय मुद्दों पर कई चुनाव हमारे रहते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सदैव चुनाव के लिए पार्टी संगठन तैयार रहता है। प्रत्येक बूथ में बूथ कमेटियां हमारी बनी हैं, न्याय पंचायत स्तर पर हमारे बने हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी जहां हर वोटर लिस्ट के हर पन्ने का पन्ना प्रमुख और पन्ना प्रमुख के साथ 5 लोग उस कमेटी में हमारे तैयार हैं। युवा मोर्चा से लेके महिला मोर्चा, सारे मोर्चे हमारे गठित हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। हमारी भीमताल विधानसभा में भी तैयारियां पूरी हैं। कार्यकर्ता सदैव अपना मान और गौरव भीमताल का बनाया है। अभी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 30,000 से ऊपर मत उस विधानसभा में मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 14,000 में ही उनका मत प्रतिशत रह गया। तो कांग्रेस से भी 50% ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में लाई है। इस बार भी हमारी पूरी तैयारियाँ, हमारी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ाएगा और भारतीय जनता पार्टी का नेता चुनाव जीत कर विधानसभा से आगे बढ़ेगा। सर, हाल में पिछले 2 महीने में जो भीमताल विधानसभा है उसका जो राजनीतिक समीकरण है वो बदल गया है, क्योंकि जिस नेता या जिस विधायक के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल तक मुखर रही, एकाएक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको पार्टी में शामिल करा दिया। तो जो 5 साल आपने उनके खिलाफ संघर्ष किया था, अब कैसे पार्टी उनको एक्सेप्ट कर पा रही? क्योंकि हमने जो देखा कि सारे दावेदार और पूरा पार्टी संगठन, सारे बूथ अध्यक्ष और आपके मंडल अध्यक्ष सब बिल्कुल एक तरफ हो गए थे कि किसी भी तरह राम सिंह खेड़ा को पार्टी में न लिया जाए, उसके बावजूद पार्टी में लिया गया। तो अब क्या स्थिति देखते हैं कि बाहर से लाए गए व्यक्ति को पार्टी में टिकट दिया जाना चाहिए या फिर जो पार्टी की सेवा कर रहा है, लाठी डंडा उठा रहा है, उस पर से टिकट मिलना चाहिए? देखिए, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी का जितना बड़ा विश्व स्तरीय संगठन है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में हमारी सरकार चल रही है, पूरा विश्व उनको अपना नेता मानता है। मोदी जी अगर योग कार्यक्रम करते हैं तो 200 से अधिक देश में योग कार्यक्रम चल रहा है। आज मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ के राष्ट्रपति उनके आगमन के लिए 5 मिनट पहले खड़े होकर पूरे परिवार सहित उनकी आगवानी कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की 1 नंबर पार्टी है और कांग्रेस हो या अन्य दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी के आने के लिए लालायित हैं। और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता आ सकता है, इसमें सबकी छूट है। संगठन सर्वोपरि है, संगठन में सब लोग आना चाहते हैं। हमारी विधानसभा से भी भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक जी को ज्वाइन किया है और आपने कहा कि कई कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइनिंग दी है, टिकट नहीं दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सोच समझकर अपने
सर्वे के आधार पर हो सकता है अपने पुराने कार्यकर्ताओं में से किसी को टिकट दे। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं में ही टिकट देगी और निश्चित भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। सर, आप क्या मानते हैं, लंबे समय से आप भी वहाँ से तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में लगातार दावेदारी का सिलसिला भी जारी है, कई और दावेदार भी हैं, आप किस तरह से पार्टी में प्रखर रूप से अपनी दावेदारी को रख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई दावेदारी के लिए आवेदन के लिए फ़ीस जमा नहीं करनी पड़ती। मैं देख रहा था कांग्रेस ने फ़ीस जमा लगाई है और हज़ारों के रुपए दे के अपनी दावेदारी प्रस्तुत की जाती है। हमारे यहाँ संगठन का अपना एक नेटवर्क है और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेता तक लगातार हम लोग साथ में बैठते हैं, तो दावेदारियाँ रहती हैं। मैं भी कई सालों से पार्टी में हूँ और मैं 2000 जब से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के टिकट बैनर पे छात्र संघ का महासचिव रहा और युवा मोर्चे से मैं महामंत्री, जिलाध्यक्ष, मेन पार्टी का जिलाध्यक्ष, महामंत्री, 2 बार मंडी का अध्यक्ष रहा हूँ, हमारे अपने प्रदेश कार्यसमिति का भी सदस्य रहा हूँ और 2-3 बार से लगातार मेरा सर्वे में नाम जाता है, टिकट के लिए भी पैनल में मेरा नाम जाता है। और पिछली बार गोविंद सिंह जी को, हमारे वरिष्ठ थे, उनको टिकट दिया था। उससे पहले दान सिंह जी को कांग्रेस में लाके टिकट दिया था, उनको विधायक भी बनाया था, फिर वो बाद में पार्टी छोड़ के बाहर चले गए थे। तो मुझे लगता है कि इस बार पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी और टिकट देगी, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि निश्चित भारतीय जनता पार्टी भीमताल विधानसभा जीतेगी और मैं उस सीट को जीतकर भाजपा की झोली में डालूंगा। जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनसे हमारी जब लगातार बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनका भी यही कहना रहता है कि जो लगातार लंबे समय से पार्टी का झंडा डंडा उठाए लोग हैं उनमें से ही टिकट दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐन वक्त में चुनाव से पहले जब पार्टी किसी बड़े चेहरे को शामिल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अभी तक हमने देखा कि बड़े बड़े कार्यक्रमों में भीमताल के हों विधायक को अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं चुनाव में भी क्या आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये नुकसान होगा? और जिस तरह से कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से, जो आपके अन्य दावेदार हैं वो भी उनका भी यही कहना है कि साहब कि हम ही में से किसी एक को टिकट दिया जाए क्योंकि हम इतने लंबे समय से पार्टी का झंडा डंडा उठाए थे, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, मुझे अपने केंद्रीय नेतृत्व पर, अपने प्रदेश के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी सदैव सोच समझकर, आपस के हमारे कार्यकर्ताओं से पूछकर, बड़े नेताओं से विचार विमर्श करके ही टिकट देती है। अगर हमारे कार्यकर्ताओं में इतना आक्रोश है, हमारे सारे नेता अगर चाहते हैं कि पुराने ही कार्यकर्ताओं में से किसी को टिकट मिले, और कार्यकर्ताओं का सबका अधिकार रहता है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो टिकट का अपनी दावेदारी कर सकता है। उनमें आप भी शामिल थे जब विरोध प्रदर्शन हुआ? हाँ, मैं भी शामिल था। ये निश्चित सच आप कह रहे हैं कि जब काला जी को लाया था और सारे संगठन ने जब कहा कि हम बाहर वालों को टिकट का विरोध करते हैं, क्योंकि कई कांग्रेस के लोग आज हमारे साथ आए, हमने उनको जिताया और वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं, तो इसमें कार्यकर्ताओं को आक्रोश था कि कल काला जी को टिकट दिया जाए, इनको जिताएंगे, ये भी पार्टी छोड़ के भाग सकते हैं, क्या गारंटी है कि रुकेंगे? तो पूरे कार्यकर्ताओं के साथ मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ और अपनी टीम का ही पुराना कार्यकर्ता हूँ। तो जब कार्यकर्ताओं ने कहा कि भैया हम लोग पार्टी में, जब काला जी जिस कार्यक्रम पर रहेंगे हम लोग नहीं जाएंगे, आक्रोश था, मैं भी नहीं गया। लेकिन मुझे अपने पूरे केंद्रीय नेतृत्व पर और प्रदेश के नेतृत्व पर भरोसा है कि मुझ पर भी विश्वास करें, मेरे कार्यकर्ताओं पर भी विश्वास करें, हम में से किसी भी पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी भीमताल सीट को जीतेगी। जो पुराना एक्सपीरियंस आपने कहा कि बाहरी व्यक्ति को लाकर टिकट देने के बाद वो पार्टी छोड़ के चला जाता है, उससे पार्टी को नुकसान होता है, तो आप लोगों की ये क्या प्रबल मांग केंद्रीय नेतृत्व से रहेगी कि जो पुराना एक्सपीरियंस है उसको देखा जाए और पार्टी के व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए जो लंबे समय से पार्टी का झंडा डंडा उठाए? देखिए, 2007 में हमने 2009 के चुनाव में दान सिंह भंडारी जी को कांग्रेस से लाकर मैंने अपने ही ब्लॉक में, तब मैं जिले का महामंत्री था, टिकट दिया था और उनको ब्लॉक प्रमुख बनाया था। 2012 में भी हम लोगों की दावेदारी थी। तब जब दान सिंह जी को टिकट दिया गया तो हमने कोई आपत्ति नहीं जिता के उनको विधायक बनाया और बगैर किसी ज़रूरत के दान सिंह जी 2016 में, जून 2016 को भारतीय जनता पार्टी के छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। तो भीमताल में तो उदाहरण है कि जब बाहर के लोगों को लाके हमने जिताया, वो जाके उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं में आक्रोश है कि अपने व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए जो जिसने ज़मीन से भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, बड़ा है, जिस पे पार्टी 100% विश्वास कर सकती है। तो यही एक बात है, उसमें और कोई ज़्यादा परेशानी का कारण नहीं है। इसलिए भीमताल में भी आक्रोश आप जो कह रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में इसी कारण रहा होगा। नहीं, मनोज शाह जी की क्या व्यक्तिगत राय है? क्या वो पार्टी के कार्यकर्ताओं का हित हो, चाहे पार्टी में लंबे समय से झंडा डंडा उठाने वाले लोगों का हित हो? मेरी व्यक्तिगत राय है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने पुराने कार्यकर्ताओं को ही टिकट देना चाहिए। इसके अलावा ये तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात हुई, सामने कांग्रेस है, चुनाव नज़दीक है, हरीश रावत तमाम सभा कर रहे हैं, उनके पार्टी के और नेता भी सभा कर रहे हैं और भीड़ का दायरा भी किसी से छुपा नहीं है। क्या लगता है कि किस तरह ये चुनाव आमने सामने जा रहा है? देखिए, भीड़ जुटाना
पहले तो कांग्रेस की किसी भी सभा में इतनी बड़ी संख्या में जनता की भीड़ नहीं जुटी है कि जिससे हम डरें। और मैंने हरीश रावत जी का वो दौर भी देखा है जब वो 2016 में मुख्यमंत्री थे और उन्होंने हमारी विधानसभा में 4 सभाएं की थी और चारों सभाओं में इतनी भीड़ जुटाई थी। लेकिन जब दान सिंह जी को चुनाव लड़ाया था तो केवल 14,000 कुछ वोट तीसरे नंबर पर कांग्रेस का कैंडिडेट आया था। आज कहीं कोई भीड़ इतनी बड़ी नहीं जुट रही जिससे भारतीय जनता पार्टी को घबराने की आवश्यकता है। हमारी सभाओं में, हमारे कार्यक्रमों में उतनी भीड़ रहती है जितनी बड़े कांग्रेस पूरी मेहनत करके इस भीड़ जुटाती है। मैंने जब हमारे कार्यक्रम किए थे तो मैंने 28-26 कार्यक्रम किए थे। मेरे उस 26 कार्यक्रमों को भीड़ को देख लें, उनको एकत्रित कर लें तो कांग्रेस कहीं नहीं टिकती। मैं इतना कह सकता हूँ कि आज हमारी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर 46% मतदाता है तो कांग्रेस को 23% मतदाता वोट देना चाहता है। ये निश्चित है। आज कांग्रेस को कोई जनता वोट देने के पक्ष में नहीं है। आज जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और कांग्रेस की इन भीड़ों को देखकर कहीं को डरने वाली स्थिति में हम लोग नहीं हैं। 3 मुख्यमंत्री को किस तरह से डिफाइन करेंगे आप, क्योंकि लगातार जनता सवाल पूछती भी है कि आखिर 3 मुख्यमंत्री क्यों बदलेगा? देखिए, ये हमारी पार्टी की निरंतर एक प्रक्रिया है। हम हर 2 महीने में, हर 2 साल में अपना जिलाध्यक्ष बदलते थे। 3 साल में पूरा संगठन चेंज करते हैं। कल मैं जिलाध्यक्ष था, आज प्रदीप जी हैं, कल कोई और रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष हम बदलते हैं, नितिन गडकरी जी रहे, फिर राजनाथ जी रहे, अभी हमारे अमित शाह जी थे, अभी हमारे नड्डा जी हैं। ऐसे आप देखेंगे कि कई हम लोगों का निरंतर चलने वाला वो है। 3 मुख्यमंत्री बदलने के कई कारण हो सकते हैं। पार्टी और अच्छा करना चाहती है, युवाओं की सोच है, आगे बढ़ाने की सोच है, तो धामी जी को पार्टी लाई है। इसमें कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर 3 मुख्यमंत्री बदले हैं तो इस राज्य के हित में बदले होंगे, इस पार्टी के हित में बदले होंगे। और निश्चित इन 3 मुख्यमंत्रियों को बदलने से जो हमको ऊर्जा मिली है, हर मुख्यमंत्री ने उतनी ताकत से काम किया है। एक घोड़ा अगर लगातार रेस में दौड़ता रहे तो कभी कभी परेशानियां भी आती हैं। अगर 3 मुख्यमंत्रियों को दिया तो तीनों मुख्यमंत्रियों ने अपना 100% देकर इस राज्य को विकास के दम पर हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है और तीनों मुख्यमंत्री हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो जनता खुश है, कहीं कोई नाराज़ वाली बात नहीं है। मोदी जी आ रहे हैं, हल्द्वानी से सटी हुई आपकी विधानसभा है भीमताल, और जाहिर सी बात है कि सौगातों का पिटारा भी खुलेगा। क्या लगता है मोदी जी के आने से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नया बूस्टअप होगा, क्योंकि पहली बार इस क्षेत्र में आ रहे हैं? देखिए, पूरा देश आज मोदी जी पे विश्वास करता है, मनोज शाह भी करता है, हमारी विधानसभा के लोग भी करते हैं। मोदी जी ने हमारी विधानसभा को सबसे बड़ी जो सौगात दी है हमारे किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, जिसके तहत आज हमने पिछले वर्ष केवल आलू को हमने 21 करोड़ रुपए का बीमा राशि अपनी विधानसभा के 11,883 किसानों को 21 करोड़ रुपये बीमा के द्वारा बांटे, जो कोई छोटी राशि नहीं है। ऐसे ही हमने 9,950 किसानों को करोड़ों रुपए हमारे बगीचों के लिए 1 साल में बांटे। तो मोदी जी ने इतना सब कुछ दिया है। अभी हमारे कोरोना के समय पे जो हमारे जितने गरीब लोग थे उनको आज तक फ्री का मोदी जी ने राशन दिया है। हर चीज़ मोदी जी ने की है। उज्ज्वला योजना से लेकर कितनी योजना में गिनाऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। आज मोदी जी सबसे बड़ी सौगात जो इस कुमाऊं को देना जा रहे हैं, हम लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी कि स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़े हॉस्पिटल हमारे पास नहीं थे। एक हम लोग यहाँ पर अपने सुसाइडवाड़ी पे निर्भर थे और पूरे कुमाऊं की जनमानस की एक मांग थी कि यहाँ पर एक बड़ा एम्स खुलना चाहिए। पूरे हमने सुना था कि किसी भी राज्य में 2 एम्स नहीं होते हैं, लेकिन मुझे कहने में बड़ा गौरव भी है, मान भी है, और मैं आदरणीय मोदी जी का उनका मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ अपनी भीमताल विधानसभा की, क्या पूरे कुमाऊं की जनता की ओर से करना चाहता हूँ कि वो जो सबसे बड़ी सौगात हमारे जनमानस के लिए थी उसको देने के लिए यहाँ मोदी जी आ रहे हैं। इससे ज़्यादा हमारी जनता को कुछ नहीं चाहिए। मोदी जी पे हम पूर्ण विश्वास कर रहे हैं। मोदी जी की ये सौगातें हमारे लिए अमृत साबित होगी और हम कुमाऊं में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण जितना आज तक जीत के आई है उससे ज़्यादा मतों से जीतकर मोदी जी को उसका हम लोग उपहार भेंट करेंगे। जाते जाते भीमताल की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भीमताल की जनता को इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आज तक मान और सम्मान दिया है, जितना आप लोगों ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद को इस चुनाव में और बढ़ाने की आवश्यकता है। और आदरणीय 30 तारीख को जनवरी को अपने दिसंबर को आदरणीय मोदी जी हमारे बीच आ रहे हैं। इस भीमताल विधानसभा से भी हम लोगों ने 10,000 कार्यकर्ताओं को यहाँ तक अपने जनता को यहाँ रैली में लाने का आह्वान किया है। और जो हमारी बैठकें हुई हैं उस बैठकों से जो रिजल्ट आप निकल के आया है कि 10,000 का जो लक्ष्य था उससे ऊपर लाने की व्यवस्था हमारे उत्साहित कार्यकर्ताओं ने आपस में की है कि भीमताल विधानसभा से 10,000 से ऊपर के हमारी जनता, हमारे कार्यकर्ता यहाँ तक पहुँचेंगे, मोदी जी को सुनेंगे और उनको
एक अपना उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करेंगे कि मोदी जी जो हमारे लिए करते हैं, जो सोचते हैं, जो विकास पूरे देश को आगे बढ़ाने की मोदी जी ने जो कल परिकल्पना की है, उस पर हम लोग उनका धन्यवाद अदा करेंगे। और मुझे ये भीमताल की जनता से कहना है कि जिस तरह आज हमारी भीमताल विधानसभा में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो आज 20 से 22 पर्वतीय क्षेत्रों की जो मांगें थी, जहाँ हज़ारों सालों से रोडें नहीं गई थी, चाहे हरिस्ताल 37 किलोमीटर रोड एक गांव के लिए हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण रोड से काटी, ऐसे ही हमने जितने काम किए हैं माननीय मोदी जी ने, हमारी राज्य सरकार ने, अभी हमारा डिग्री कॉलेज का काम हमारा हुआ है, युवाओं के लिए बहुत सारे हमने अपने स्वरोजगार के माध्यम से अपने कई योजनाएं चलाई हैं। तो बहुत सारे काम भीमताल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। उस सब को देखते हुए इस बात पुनः भारतीय जनता पार्टी पे भीमताल की विधानसभा की हमारी जनता विश्वास करेगी और भारतीय जनता पार्टी को पुनः विजय करेगी। भारतीय जनता पार्टी पे भी भीमताल की जनता आशीर्वाद बनाए रखे और मनोज साहब पे भी भीमताल की जनता अपना आशीर्वाद बनाएगी। इतना मैं उनसे निवेदन और आग्रह करता हूँ। खबर पहाड़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत पंडित जी। तो ये थे हमारे साथ मनोज शाह जी, जिनका स्पष्ट कहना है कि हाल ही में भीमताल में शामिल किए गए विधायक राम सिंह कैड़ा को पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगले विधायक के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्थानीय लोगों में किसी को टिकट मिले, स्थानीय दावेदार में मिले। तो स्पष्ट रूप से अगला चुनाव भीमताल का बड़ा ही दिलचस्प होगा। अगले हफ्ते हम किसी नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।